आजादी का अमृत काल अभी शुरू ही हुआ है। आपके सामने अगले 25 वर्षों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। आपको वर्तमान के साथ ही देश के उज्जवल भविष्य के लिए भी जी जान से जुट जाना है। मैं आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारत में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान स्वरोजगार के लिए भी आगे आ रहे हैं। बिना गारंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे अभियानों से युवाओं का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, यह अभियान भी अपने आप में अभूतपूर्व है। देश में सरकारी नौकरी देने वाले प्रमुख संस्थानों जैसे एसएससी, यूपीएससी और आरआरबी पहले के मुकाबले इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी है। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जोर परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भर्ती परीक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल, 1.5 साल का समय यूं ही लग जाता था। और अगर वो कोई कोर्ट कचहरी में चला गया तो 2-2, 5-5 साल बिगड़ जाते थे। ये सारी चीजों से बाहर निकल करके अब कुछ ही महीनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शी पद्धति से पूर्ण कर दी जाती है। साथियों, आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है। भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भयंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन टूटना, कितनी कितनी कठिनाइयां दुनिया में दिखाई दे रही है। इन सब के बावजूद, और युवानों, मेरे युवा साथियों, इस बात को आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजूद भी भारत अपनी अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है।
आज विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत आ रही है। आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आता है तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए नए उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है और स्वाभाविक है बिना नए नौजवानों के काम हो ही नहीं सकता और इसलिए एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है। हमारी सरकार के निर्णयों ने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अवसर पैदा किए हैं। अभी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी विस्तार से वो एक एक वाक्य में ब्यौरा दे रहे थे, लेकिन मैं जरा एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, देश की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान 6.5% से ज्यादा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने बड़ी छलांग लगाई है। आज भारत से पैसेंजर व्हीकल दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट उनका बढ़ रहा है। कॉमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट, इतना ही नहीं, हमारे 3 व्हीलर 2 व्हीलर्स उसके एक्सपोर्ट में भी बहुत वृद्धि हो रही है। 10 साल पहले ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज ये इंडस्ट्री 5 लाख करोड़ से जंप लगा करके 12 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का भी भारत में लगातार विस्तार हो रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भारत सरकार की पीएलआई स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। तेजी से आगे बढ़ते हुए ऐसे ही सेक्टर्स लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बना रहे हैं। साथियों, आज भारत एक दशक पहले की तुलना में ज्यादा स्थिर, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत देश है। राजनीतिक भ्रष्टाचार, योजनाओं में गड़बड़ी, जनता जनार्दन के धन का दुरुपयोग, पुरानी जितनी सरकारें आप देखेंगे उनकी पहचान यही बन गई थी। आज भारत को उसकी राजनीतिक स्थिरता के लिए जाना जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये दुनिया में बहुत मायना रखती है। आज भारत सरकार की पहचान उसके निर्णायक फैसलों से होती है। एक डिसिसिव गवर्नमेंट। आज भारत सरकार की पहचान उसके आर्थिक और प्रगतिशील सामाजिक सुधारों से हो रही है। ग्लोबल एजेंसियां लगातार इस बात को घोषित कर रही हैं, अनुमान लगा रही हैं और विश्वास से कह रही है कि चाहे हाईवे का निर्माण हो या रेलवे का, ईज ऑफ लिविंग की बात हो या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा, भारत पिछली सरकारों की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बीते वर्षों में भारत ने
अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया है। लाखों करोड़ रुपए के इस निवेश ने भी रोजगार के करोड़ों अवसर बनाए हैं। अब जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जो हमारे सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ विषय है, और वो है पानी। और उसके लिए हमने चलाया है जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन, उसके पीछे अब तक करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। जब ये मिशन शुरू हुआ था तो ग्रामीण इलाकों में हर 100 में से, यानी 100 घर अगर गांव में है तो सिर्फ 15 घर ही थे जहां पाइप से पानी आता था। ये मैं एवरेज बता रहा हूं। 100 घर में से 15 घर में पाइप से पानी आता था। आज जल जीवन मिशन की वजह से हर 100 में से 62 घरों में पाइप से पानी आने लगा है और अभी भी तेज गति से काम चल रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बताएंगे आपको। गुजरात के तटीय इलाकों में बिपरजॉय तूफान का असर दिखाई देने लगा है। गुजरात के ओखा में एक निजी कंपनी के ऑयल रिंग पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वहां 50 से ज्यादा कर्मचारी फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू इस वक्त हो चुका है। ये राहत की खबर है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। कोस्ट गार्ड की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से सभी कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया और उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी उसकी सामने आ चुकी है। भारतीय कोस्ट गार्ड की तरफ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर फिलहाल पहुंचा दिया गया है। गुजरात के ओखा से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और एक दो नहीं बल्कि 50 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड की टीम ने रेस्क्यू किया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और इसी के लिए जो कल से आप देख रहे हैं कि पीएमओ से लेकर राज्य की सरकार तक अगर अलर्ट है तो सिर्फ इसी की वजह से कि जल्द से जल्द लोगों को एयरलिफ्ट किया जाए और कोई भी एक भी शख्स नहीं फंसे कहीं भी। और देखिए यही तस्वीर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से महा तूफान का असर दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की क्या है कि लोगों को सुरक्षित पहुंचाया जा सके। ऐसे में एक निजी कंपनी के ये कर्मचारी हैं, 50 इनकी संख्या बताई जा रही है। देखिए किस तरीके से हेलीकॉप्टर की मदद से इन सभी का रेस्क्यू किया गया है। गुजरात के ओखा से ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन सभी को एक एक करके सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। राहत भरी खबर है और इस खबर को देखने के बाद वो तमाम लोग जो कहीं फंसे हुए हैं या किसी मुसीबत में हो सकते हैं वो भी राहत की सांस लेंगे कि सरकार के स्तर पे हर वो कदम उठाए जाएंगे जिससे कि एयरलिफ्ट किया जा सके या कहीं कोई फंसा है तो उसको वहां से सुरक्षित जगहों पे लाया जा सके। ये पहली जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू इन सभी लोगों का किया गया है। और एक बार फिर से चलिए हम रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगियों का जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी जनक दवे के पास। जनक, किस तरह की तस्वीर फिलहाल आप देख रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को यह भी समझाएं कि आखिर जब ये तूफान महा तूफान जब हिट करेगा तटों को तो इसका रूट क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा और क्या नुकसान की आशंका जताई जा रही है? देखिए अभी का अगर आईएमडी के फोरकास्ट को देखें तो लगभग 300 किलोमीटर दूर यहाँ से और हर प्रति घंटे 8 किलोमीटर की रफ्तार से वो आगे भी बढ़ रहा है, तो अब रेडियस उसका बड़ा है। तो आप देवभूमि द्वारका से लेके मांडवी तक का आप हिस्सा देख लीजिए, कच्छ का या नलिया तक आप देख लीजिए, इन पूरे इलाकों में ये असर करेगा और जब हिट करेगा
उस समय 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी। हवाएं का रुख कैसा होगा अभी आपको मैं केवल दिखा देता हूं, उसका एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं। अभी 300 किलोमीटर दूर है, फिर भी किस हद तक यहाँ पर हवाएं चल रही है, खासतौर पर जगहों पर। और ये घर की तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, कैमरामैन रूप दिखाएंगे। एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, सारे के सारे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। और इस इलाके में सामने आप देख रहे हैं ये पूरा सॉल्ट लेक, यहाँ पे सॉल्ट कंपनी है, सॉल्ट कंपनी के लोगों को भी यहाँ से सुरक्षित जगहों पर